हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड होगा शिक्षण, व्यवसाय व कार्य संतुष्टि। ठीक है, जो कि आपके लेक्चरर के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि इससे संबंधित जो है वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैं आपके बीच में इससे रिलेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आप लोग अब पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें हालांकि जो है चीज़ें थ्योरेटिकल ही हैं सारी की सारी, लेकिन इससे जो है वो क्वेश्चंस इनसे पुट अप होते हैं। ठीक है, तो जब आपको मैं इससे रिलेटेड टेस्ट करवाऊंगा तो तब आप समझ जाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं अभी जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, देखते रहें। मैंने अभी तक जो है वो 8 प्रैक्टिस सेट जो है वो डाल दिए हैं और आप लोग सभी उसको ज़रूर लगाएं ताकि आप लोग पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन, चलिए लेट स्टार्ट। शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है ये है शिक्षण, व्यवसाय और कार्य संतुष्टि। तो इसमें हम देखते हैं कि शिक्षण का जो हमारा व्यवसाय है और उसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शिक्षण एक व्यवसाय, सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं। अध्यापकों में जो अध्यापन विकास वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसे अनेक प्रकारों से व्यक्त किया जा रहा है, जैसे कि अध्यापकों में व्यवसाय के लिए क्या होनी चाहिए, व्यवसाय की एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और यह विचारधारा हर अध्यापन स्तर पर लागू हो, यानी कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हायर लेवल पर, वहाँ पर जो है अध्यापक जो है उसको एक व्यवसाय की तरह देखें और उसको उनके बीच में भी जो है वो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जैसे कि बाकी की जो प्रोफेशन होते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, इन सभी के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा होती है। और हर कोई चाहता है कि उन बाकी के प्रोफेशन में कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बने, एक्सपर्टीज़ हासिल करें और अच्छा से अच्छा जो है हम जो है वो डॉक्टर बनने का प्रयास करें या अच्छा वकील बनने का प्रयास करें। तो उसी प्रकार से टीचिंग जो प्रोफेशन है उसके अंदर भी इस प्रकार का कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। फिर आगे है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जुड़े सभी शिक्षकों से यह आशा है कि वे अपने कार्य में और व्यवसाय भाव से जुड़ें, यानी कि व्यवसाय के भाव से जुड़ें और अपने व्यवसाय में दक्षता हासिल करें, यानी एक्सपर्टीज जो है हासिल करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम शिक्षण व्यवसाय हम कर रहे हैं उसके अंदर हम एक्सपर्टीज हासिल करें, उसको हम केवल एक एज ए बोरिंग चीज़ न लें, एक टाइम पास न लें, उसको समझ लें। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं, यानी कि जो टीचिंग एक प्रोफेशन है जिसकी क्या है, अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अध्यापक छात्र के बीच जो है संबंध सदैव के लिए रहते हैं। तो ये जो है टीचिंग की प्रोफेशन की अपनी विशेषता है कि यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन बनता है वो हमेशा के लिए बनता है, जबकि बाकी के प्रोफेशन में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक अपने चलिए, अध्यापक अपने व्यवसाय में लंबी अवधि तक अध्ययन अध्यापन करने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरता है और तब जाकर जो है अध्यापक ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव जो है उसको अर्जित करता है। वह समाज की नई जो पीढ़ी है उसको समाज के जो आदर्श और मूल्य हैं उनके अनुसार जो है वो आकृति देता है। तो शिक्षक का क्या है, समाज में कितना बड़ा रोल है, आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसको समाज के जो है जो मूल्य होते हैं, आदर्श, उन सब के बारे में जानकारी देता है। एक तरह से ये भारत के भविष्य को निर्माण करता है। ठीक है, तो टीचर्स भी अपने आप को इस प्रकार की भावना से देखें। चलिए आगे, लेट्स मूव। आज जो है शिक्षण एक वेतनभोगी जो है व्यवसाय जो है वो समूह है, जबकि पहले ज़माने में इस तरीके से नहीं था, जो पहले से निर्धारित पाठ्यक्रमों को जो है वो कक्षा में पढ़ाता है। अध्यापन और मूल्यांकन सभी के जो नियम हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, बने होते हैं, बनाए गए होते हैं। अध्यापक जो है सभी छात्रों को एक साथ क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और उसमें कितने विद्यार्थी जो हैं वो कमज़ोर होते हैं जिन्हें क्या कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एक कमी है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं और उनको टीचर के द्वारा नज़रअंदाज यानी इग्नोर कर दिया जाता है। हमेशा जो है टीचर सोचता है कि अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से 10 भी या 20 भी मेरे अच्छे निकल जाएं, अच्छे पढ़ जाएं, तो बाकी हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जबकि ये क्या है, गलत अप्रोच है। ठीक है,
लेट्स कंटिन्यू। शिक्षक है उसकी गुणवत्ता का प्रश्न भी मानक से हटकर होता है, क्योंकि विद्यार्थी की सफलता में किस अध्यापक का कितना योगदान है और स्कूल के बाहर के घटक जैसे कि माता पिता हो गए, ट्यूशन हो गया, भाई बहन हो गए आदि का कितना योगदान है, ये निश्चित तौर पर कह पाना कठिन होता है। जबकि जो बाकी प्रोफेशन है जैसे कि आपका डॉक्टर है, वकील है, इनका जो है यहाँ पर आप सीधे सीधे उनका असेसमेंट कर सकते हैं कि जिस जिस डॉक्टर के पास के ने जितना अच्छा जो है वो लोगों को इलाज दिया है, तो उससे लोगों का फीडबैक पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर ये कह पाना मुश्किल होता है कि यहाँ पर बच्चे की सफलता में पूर्ण योगदान टीचर का है या जो बाहरी फैक्टर हैं उसके अंदर वो काम कर पा रहे हैं नहीं का है या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें निश्चित तौर पर असेसमेंट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अध्यापक जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, तो इसमें देखते हैं हम गुणवत्ता में क्या क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी जो है उसने कौशल तथा प्रतिबद्ध तैयारी को गुणवत्ता के लिए आवश्यक माना है। यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो टीचिंग की स्किल होनी चाहिए। जितनी भी स्किल जो है मैंने आपको बताई हैं वो सारी स्किल जो है वो टीचर के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और एनसीईआरटी जो है नेशनल जो काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी यही मानता है कि ये सबसे ज़रूरी है टीचर के अंदर। और दूसरा प्रतिबद्ध तैयारी यानी कि डेडिकेटेड तैयारी, टीचर के अंदर जो है वो होना चाहिए डेडिकेशन, वो पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए और तैयारी उसकी कैसी होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि प्रोफेसर जो RH देव समिति है इसने जो है प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता सुधार के लिए जो है वो बल दिया था। तो ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा, तो इसको याद रखना है आपने। प्रोफेसर RH देव समिति ने प्राथमिक स्तर पर जो है उसमें टीचर की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की बात की थी। फिर जो सूचना और प्रौद्योगिकी है उसके विस्तार ने विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी कि एक विश्व गांव बना दिया गया, क्योंकि सारे के सारे देश आपस में जुड़ चुके हैं। तो जिससे कि क्या हो गया, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नॉलेज जो है उसका विस्तार हो गया है। तो इस वजह से जो है वो शिक्षण का कार्य जो है उसमें कई क्या हो गई है, जटिलताएं बढ़ गई, यानी वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि उसके अंदर अब पूरी दुनिया का जो है नॉलेज समाहित हो गया है। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं सर्व शिक्षा जो अभियान है उसकी योजनाएं लागू होने से स्कूलों का विस्तार हो रहा है, यानी कि जो है लगातार स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिस अनुपात में जो है देश के अंदर जो है वो स्कूल फैल रहे हैं, उस अनुपात में वहाँ पर न तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाता है और नहीं वहाँ पर पर्याप्त जो है वो शिक्षक जो है उनकी भर्ती या रिक्रूटमेंट हो पाती है, और होती भी है तो उनकी क्या है गुणवत्ता उतनी नहीं होती है। कहीं अभी तक जो आपने देखा है कि कई जगह पर जो है वो बिना जो है वो जो प्रशिक्षण के है टीचर लग जाते थे कई प्रकार से। तो धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट जो है इनको क्या करती है, रेगुलराइज कर रही है, और अब बिना जो केवल प्रशिक्षित टीचर को ही लगना अनिवार्य कर रही है नई पॉलिसी के अंदर। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स होंगे भविष्य के अंदर या सरकारी स्कूल, वहाँ पर बिना बीएड, बिना सीटेट वगैरह, टीटी क्वालिफाई, इस तरीके के लोगों को अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड नहीं है। जब तक उन्होंने टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है तब तक वो टीचर के सभी मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं। आपने जब जितने भी ये शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, जब आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तब आपको एग्जैक्टली पता चल रहा होगा कि क्या कारण है कि जो है टीचर ट्रेनिंग पर या प्रशिक्षित जो टीचर है उनके ऊपर इतना जोर दिया जाता है। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आगे है अध्यापक जो शिक्षण है उसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं। इसमें पहला है संदर्भित दक्षता। यह दक्षता का प्रमुख मापदंड है, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि जब तक हम पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह नहीं समझ लेते हैं तब तक विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में किसी घटना को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते हैं। अतः सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक या भाषा से संबंधित जो अध्यापक होते हैं उनको यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उन्हें हर एक जो है संदर्भ के हर एक पहलू की जानकारी हो। यानी कि स्पेशली जो हमारे लैंग्वेज के टीचर होते हैं, हिंदी के टीचर होते हैं, जो कल्चर के टीचर होते हैं, धार्मिक विषयों में जिनका उल्लेख होता है, राजनीति से संबंधित, तो उन्हें क्या होना चाहिए, प्रत्येक संदर्भ की पूरी जानकारी, ऐतिहासिक से लेकर उसका सामाजिक पहलू, हर एक पहलू की उसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि 360 व्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर जो है वो खुद ही क्या है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, इस कारण से वो बच्चे को क्या नहीं हो सकता है, कभी भी ये नहीं कह सकता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, अगर वो खुद ही क्या है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, यानी प्रिजुडाइस है। ओके, तो यहाँ पर टीचर का क्या होना जरूरी है, 360 व्यूज़ होना जरूरी है इन सामाजिक पहलुओं के अंदर।
तो इसी को क्या कहते हैं, संदर्भित दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास संकल्पना दक्षता। तो यह क्या है, एक अध्यापक को शिक्षा अध्ययन की संकल्पनाओं से परिचित होना चाहिए। संकल्पना ही वह आधार है जिस पर अधिगम को स्थापित तथा विकसित किया जाता है। यानी कि पहले संकल्पना का निर्माण करना है। जैसे भूगोल के विद्यार्थी को जब तक अक्षांश, देशांत, देशांतर, भूगति, मौसम, उच्चावच आदि के ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है या उनको समझ नहीं है, तब तक उन्हें जटिल शब्दों को समझाना ठीक नहीं है। यानी कि पहले ये जो बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट फिजिक्स भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के हैं, जब तक उसे यही नहीं पता है तब तक उसको आगे की अलग जो है भूकंप की स्पेशल थ्योरी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर सबसे अंदर पहले क्या है, टीचर के अंदर संकल्पनात्मक दक्षता होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर संकल्पना बिल्डिंग करने की एक दक्षता, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। निम्न विषय वस्तु दक्षता। आप क्या है, विषय वस्तु पर किसी अध्यापक के लिए अपने विषय को पूर्ण अधिकार रखना आवश्यक है। यानी कि अपने जितने जो भी उसका सब्जेक्ट है उस पर उसकी मास्टरी होना जरूरी है। उसमें उसको हर एक प्रकार का बारीक से बारीक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना, जैसे कि किसी जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण है उसको सभी मंत्रों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है, तभी वो क्या कहलाएगा कि एक प्रकांड विद्वान कहलाएगा। तो उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी अपने सब्जेक्ट का जो है वो कंप्लीट नॉलेज यानी कि बारीकी से जानकारी होना ज़रूरी है। और खासकर जब प्रवक्ता की बात आती है तो वहाँ पर जो है वो डीप नॉलेज या एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो टीचर के दिमाग में होनी चाहिए, ताकि बच्चे को वो क्या करे, जड़ से उसकी जो है वो मजबूत कर पाए। हम देखते हैं कि हमने जो है जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तो हमारे पास कई ऐसे टीचर रहे जिनका खुद ही है क्या नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन्होंने हमें भी वही गलत कॉन्सेप्ट बताए। इस वजह से आज तक जो है वो क्या नहीं हो पाए, हमारे कभी क्लियर नहीं हो पाए। क्योंकि स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई में जो एक बार कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में बैठ गया, पूरी ज़िंदगी जो है वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकता है ना। आपने सुना होगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये होता है ना। जब हमने पहली जो सीखी हुई चीज़ है और उसमें हम कोई नई चीज़ सीखते हैं उसी से रिलेटेड, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करता है, यानी कि वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन अगर हमने पहले कोई दूसरी चीज़ सीख दी है, यानी कि जैसे हमने पहले जो है वो बाइक में आपको क्लच दबाना या इस तरीके से कुछ सीख दिया है, उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, अब कार चलाना सीख रहे हैं। या हमने पहले जो है इंडिया के अंदर कार जो है वो लेफ़्ट साइड जो है चलाना सीख लिया है, अब हम फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे हैंड की ड्राइविंग है। तो इस प्रकार से जो नई लर्निंग होगी वो पुराने लर्निंग को क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, और इसी को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो यहीं पर ये चीज़ होती है कि जब स्कूल के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है टीचर के अंदर, और वो गलत कॉन्सेप्ट बच्चे को बताता है या आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बताता है, तो पूरी ज़िंदगी जो है वो बच्चे के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है। और जब वो बाद में नई चीज़ सीखता है तो भी जो है वो पुरानी चीज़ को वो दिमाग से नहीं निकाल पाता है, या पुरानी चीज़ जो है उसकी नई लर्निंग को क्या करती है, रोकती है या इफेक्ट करती है। ओके, तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, संप्रेषण संबंधी दक्षता, यानी कि आपका कम्युनिकेशन बेस्ड एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, संप्रेषण के अभाव में शिक्षण की विधि सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो सकती है, जो शिक्षण को स्मृति स्तर से आगे चिंतन और व्यावहारिक स्तर तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो होना ज़रूरी है। जब तक वो टीचर के पास नहीं होगा तब तक जो है शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चे को न केवल हमने मेमोरी लेवल पर, बल्कि उससे आगे उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और व्यावहारिक स्तर यानी कि बिहेवियर लेवल पर उसको ले जाना होता है। और वो कैसे संभव होगा, वो जब हम संप्रेषण संबंधी हमारे अंदर दक्षता होगी तब ये चीज़ संभव हो पाएगी। आचार्य जो राममूर्ति आयोग 1992 में बना था, इसने शिक्षण अभ्यास पक्ष की निरंतरता की उपेक्षा को दक्षता में कमी का कारण माना था। ओके, तो यहाँ पर जो ये समिति है इसका नाम याद रखना है आपका, आचार्य राममूर्ति आयोग जो है 1992 में बना था। इन्होंने कहा कि जो अभ्यास में कमी होती है शिक्षण की, यानी कि जो है वो लगातार हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस कारण से जो है वो हमारी दक्षता में कमी आती है। लेट्स कंटिन्यू। प्रबंध संबंधी दक्षता। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अनुशासन और प्रबंध की आवश्यकता एक उत्तम और प्रभावशाली शिक्षण में आवश्यक होती है। यानी कि कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर मैनेजमेंट, जिसमें कि अनुशासन भी आता है और टीचिंग भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। विभिन्न जो शैक्षिक और पाठ्य कार्यक्रमों के आयोजन में प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
और जो भी हमारे जो हम पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं, शैक्षिक जो पाठ्यक्रमों का आयोजन होता है, इन सब में जो है वो मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। स्कूल के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो शैक्षिक हो या सह शैक्षिक हो, इन सभी के अंदर जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक वो काम सही से नहीं हो सकते। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूल्यांकन दक्षता। शिक्षण में मूल्यांकन महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षण के अंदर जो है सबसे इसका एक इम्पोर्टेंट अंग के रूप में माना जाता है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, और इसमें जो है वो दक्षता होनी ज़रूरी है। इसके अभाव में कोई भी जो अध्यापक है वो उच्च दक्षता के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो मूल्यांकन के अंदर दक्षता की बात होती है, यहाँ पर मूल्यांकन से तात्पर्य है कौन सा मूल्यांकन? सतत मूल्यांकन, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से होना चाहिए? कंटिन्यूअस सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये दो चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे कि मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, सतत और व्यापक। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सतत के अंदर होता है कि पूरे के पूरे जो है वो एकेडमिक ईयर के दौरान लगातार बच्चे का जो है वो एवेल्युएशन टाइम टू टाइम होना चाहिए। और व्यापक मूल्यांकन यानी कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आता है कि बच्चे के जो है व्यक्तित्व के हर एक पहलू का मूल्यांकन होना चाहिए। केवल ये नहीं कि उसके पढ़ाई में वो कितना इंटेलिजेंट है उस चीज़ का मूल्यांकन हो, बल्कि ओवरऑल क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी वो करता है इन सभी के अंदर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अभिभावक सहकार्य दक्षता, ये क्या होती है? एनसीईआरटी ने इस दक्षता को प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना है, क्योंकि इस स्तर पर जो अवरोधन और परित्याग की जो संभावना वो अधिक होती है। कौन सी? प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल को छोड़ते हैं, उनके अवरोध आते हैं। परित्याग मतलब स्कूल को त्यागना। तो यहाँ पर जो है अभिभावक अगर जो है वो सही से जो है अभिभावकों के साथ कोऑर्डिनेशन हो और अभिभावक सहकार्य संबंधी दक्षता हासिल हो, तो उससे जो है बच्चों को स्कूल के अंदर रिटेन करने में जो है वो हेल्प मिल सकती है। अन्य स्तरों पर यह दक्षता समुदाय तथा समाज से जो संबंध स्थापित करने में सहायक होगी। जब इस प्रकार की दक्षता टीचर के अंदर होती है, शिक्षण कार्य में होती है, तो जो है वो जो अध्यापक होता है उसका जो समुदाय होता है उस और समाज होता है उससे जो है वो व्यक्तिगत संबंध भी बनते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो है वो कुछ जो जो अध्यापक होते हैं जब वो रहते हैं तो उनका किस प्रकार से उस क्षेत्र के लोगों से संबंध बन जाता है, और जब उनका वहाँ से ट्रांसफ़र होता है तो लोग जो है वो याद करते हैं उस चीज़ को कि यहाँ पर ये जो टीचर है ये बहुत अच्छा है, या इनकी जो है व्यवहार इतना अच्छा है। उनका जो है वो पर्सनल जो है एक रिलेशन सभी से बन जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है? जब हमारे अंदर अभिभावक सहकार्य की दक्षता आती है। चलिए आगे चलते हैं। समाज के प्रति प्रतिबद्धता। तो अध्यापक एक दायित्व है और वो सामाजिक वर्ग के छात्रों को समान शिक्षा दें। वह सभी सामाजिक वर्गों के छात्रों को समान शिक्षा दें। यानी कि आप देखते हैं कि जब हम स्कूलों के अंदर जाएंगे, आप टीचर बन के जाएंगे, तो वहाँ पर कई प्रकार के बच्चे अलग अलग जाति के आएंगे। कोई जनजाति एरिया से आएगा, कोई किस प्रकार से होगा, कोई विकलांग भी हो सकता है। हर प्रकार के बच्चों को जो है वो एक समान दृष्टि से देखना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि उनको अगर किसी भी प्रकार से उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है तो ये शिक्षक की जो है नैतिक वैल्यूज़ के बिल्कुल खिलाफ होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी क्या है, एक प्रतिबद्धता होगी कि आप क्या करेंगे, पर सभी बच्चों के साथ इक्वालिटी शो करेंगे। आगे चलते हैं। आजीविका के साथ प्रतिबद्धता। अध्यापक अध्यापिकाओं को अध्यापन के प्रति जो है गर्व का अनुभव तथा इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे सकता है। यदि शिक्षक अपने आप को एक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करे तो प्रतिबद्धता में उसकी कमी नहीं होगी। यानी यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो आपको एज ए टीचर अपने प्रोफेशन के ऊपर क्या होना है, गर्व होना है। ये नहीं कि वहाँ पर जो है जाने के बाद जो है वो जो है आपको ऐसा महसूस हो कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ या मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आप अपने व्यवसाय के प्रति जो है असंतुष्ट रहेंगे और आप कभी भी उस डेडिकेशन को नहीं दे सकते हैं, आप कभी भी उस प्रतिबद्धता को बच्चों के प्रति नहीं दे सकते हैं। इससे अच्छा तो आप किसी और प्रोफेशन को चुनिए अगर पैसा ही कमाना है। क्योंकि जो है पुराने जो अध्यापक हैं उन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, हमारे जो है उत्तराखंड में पहाड़ में जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत ख़राब किया है, क्योंकि वो लोग इतना जो है वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो अभी जो नए टीचर हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है क्योंकि वो क्या करें, डेडिकेटेड होकर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि जो है वो बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है शिक्षक को क्या करना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि वो क्या है, एक राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, केवल वो एक प्रोफेशन या एक
और व्यवसाय की तरह नहीं है कि जिसमें उसको खाली पैसा कमाने से मतलब होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उत्कृष्टता प्राप्ति संबंधी प्रतिबद्धता। यहाँ पर क्या है, ज्ञान प्राप्ति के प्रति अदम्य आग्रह, कार्यकुशलता के प्रति मौन निष्पादन एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन, ज्ञान की प्राप्ति में दक्षता और अधिक से अधिक उत्तम शिक्षण आदि कारक इस प्रतिबद्धता को विकसित करने में सकारात्मक रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ यानी कि जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने प्रोफेशन में जब हम जाएंगे तो हमें उत्कृष्टता उसमें प्राप्त करनी है और श्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाना है। और अब तभी हमें क्या करना है, अधिक से अधिक उत्तम शिक्षण करना है। इन सभी कारकों से जो है वो हमारी प्रतिबद्धता सिद्ध हो सकती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अध्यापक सेवा अथवा सेवानिवृत्ति हो, शिक्षा जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से इसकी निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि वो चाहे वो सेवा के अंदर हो या सेवानिवृत्त भी हो, तभी भी वो जो है अपने ज्ञान को जो है वो लगातार वो देता रहे, बच्चों को पहुँचाता रहे, जिससे कि उसके जो शिक्षा के कार्यक्रम है उसका प्रयास जारी रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम, यानी कि फैकल्टी में जो है किस प्रकार से सुधार के कार्यक्रम लाए जा सकते हैं। अध्यापक शिक्षा के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम में अनेक जो कार्यक्रम हैं उनको समाहित किया जा सकता है। इसमें है समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, बहुत से विद्यालयों में जो है वो समाज सेवा जो क्लब हैं उनकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, यानी जनता की जो है वो डायरेक्ट सेवा करना। किस प्रकार से, जैसे कि जो प्रौढ़ हैं उनको साक्षर बनाना, यानी कि जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको साक्षर बनाना, सामुदायिक जो कार्य हैं उनमें भाग लेना है, बाढ़ पीड़ितों हेतु चंदा इकट्ठा करना, रक्तदान जो है शिविर लगाना, भोजन और वस्त्र गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों का वितरण करना, सामाजिक जो जागरूकता है कई विषयों के ऊपर जो है वो सामाजिक जागरूकता फैलाना, और जो रोग हैं उनसे बचाव या जो संक्रामक रोग है उसकी बचाव से जागरूकता कार्यक्रम। ये सारे के सारे कार्यक्रम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होकर जो है शिक्षण व्यवसाय के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को जता सकते हैं। ठीक है, और फैकल्टी जो में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण मनोविज्ञान। अब ये क्या होता है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए एक आयाम है, यानी कि एक ये एस्पेक्ट है किसका, शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग का, जिसमें ट्रेनिंग का किस प्रकार से जो मनोविज्ञान होगा। क्योंकि जो शिक्षक प्रशिक्षक है यानी कि टीचर ट्रेनर है कि समस्याओं का समाधान केवल अधिगम के सिद्धांतों से नहीं हो सकता है। जो हमने लर्निंग थ्योरीज पढ़ी है वो तो केवल क्या है, एक टीचिंग के लिए है कि क्लास के अंदर किस प्रकार का टीचिंग करनी उसके लिए है, लेकिन बाकी का जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान है वो अलग है। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान में अदा यानी इनपुट को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो महत्व दिया जाता है कार्य विश्लेषण को, जिससे कि प्रभावशाली शिक्षक तैयार हो, यानी कि प्रत्येक शिक्षक के कार्य का विश्लेषण हो और असेसमेंट हो। ठीक है, भारत में जो छात्र अध्यापक हैं उनके कार्यों में कौशल के लिए शिक्षण प्रतिमान विकसित किए गए हैं। जो छात्र अध्यापक यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग यानी कि जो बीएड किए हुए स्टूडेंट्स हैं या जो बीएड कर रहे स्टूडेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, छात्र अध्यापक कहलाते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। तो उनके लिए जो है वो कई शिक्षण के प्रतिमान विकसित करे गए हैं, ताकि उनके अंदर जो है वो अप्रोच डेवलप हो जाएगी जो टीचर के अंदर होती है, और उनके अंदर वो प्रतिबद्धता जाहिर हो। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, साहित्यिक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों में क्या क्या होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियाँ, कवि प्रतियोगिता, भाषण, निबंध, अंताक्षरी, विचार गोष्ठियाँ, ये सारे के सारे कार्यक्रम आपको टीचर ट्रेनिंग जो है उसमें आपको पता है कि ये चीज़ें होती हैं। फिर है हमारे शारीरिक जो कार्यक्रम, उसमें आपका पीटी यानी कि एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, खेल कूद होते हैं, आदि जो कार्यक्रम जो है वो शारीरिक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट होता है इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, भजन होते हैं कार्यक्रम। ये सभी जो कार्यक्रम है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इन कॉलेजेस या इन ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके अलावा अन्य विविध कार्यक्रम, उसमें क्या क्या होता है, पिकनिक भ्रमण, विद्यालय दिवस, असेंबली, बाल दिवस, बागवानी, फोटोग्राफी, टिकट कलेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो विविध कार्यक्रमों के अंदर आती हैं। शैक्षिक पर्यटन में भी जो है वो प्रोफेसर जो रेन है उन्होंने इस शैक्षिक पर्यटन विधि को का इजाद किया था या इसको विकसित किया था। तो इन्होंने शैक्षिक पर्यटन के माध्यम से किस प्रकार से बच्चा पढ़ सकता है, भूगोल, प्रकृति, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान व अन्य जो विषय है उनका शिक्षण जो है वास्तविकता से सीधा सीधा किया जा सकता है, किसके माध्यम से,
पर्यटन के माध्यम से। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ नोट्स मैंने फैक्ट्स के रूप में बनाए हैं, तो इसको देख लेते हैं। जो नोट्स हैं उसमें क्या है, सबसे पहले जो एनसीईआरटी है उसकी स्थापना जो है वो 1968 के अंदर हुई थी, और इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ हैं, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल के अंदर हैं। सेकंड है, भारत के भाग्य का निर्माता कक्षाओं में भारत के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है, शोध अध्ययन में जिन मापदंडों का प्रयोग किया जाता है वह वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। ओके, तो जो भी मापदंड शोध के या रिसर्च में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, बल्कि वो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, मल्होत्रा जो समिति है 1970 में बनी थी, उसने वार्षिक निष्पादन आकलन पर प्रबल बल दिया था। वार्षिक निष्पादन यानी कि ईयरली असेसमेंट होना चाहिए आउटकम का। ओके, टीचरों का जो है ईयरली असेसमेंट होना चाहिए आउटकम का। देखो 2020 के अंदर जो पॉलिसी आई है उसमें ये बात क्लियरली है कि अब क्या होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है असेसमेंट होगा, और उसी के आधार पर उस हिसाब से प्रमोशन वगैरह मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ पेपर में भी आई थी 1-2 दिन पहले। चलिए आगे चलते हैं। सैन समिति 1977, इसने जो है शिक्षकों के लिए आचार संहिता तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया था। ये सैन समिति 1977 में बनी थी, और इन्होंने कहा कि टीचरों के लिए एक आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें आचरण करना चाहिए, और उनके क्या क्या उनके रूल फॉलो उन्हें करने होंगे, और साथ के साथ उन्हें उनके उत्तरदायित्वों पर उनके बल दिया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, रस्तोगी जो समिति है उसने जो है वो टीचरों को आत्म मूल्यांकन यानी कि अपना सेल्फ जो है असेसमेंट करने की बात या मूल्यांकन करने, इवेल्युएशन करने पर बल दिया था। आगे चलते हैं। छात्रों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन प्रक्रिया सर्वप्रथम 1920 है उसमें वाशिंगटन जो विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर सबसे पहले की गई थी, जहाँ पर जो है वो छात्रों ने जो है वो अध्यापक का मूल्यांकन किया था कि उसने किस प्रकार से पढ़ाया। यानी जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, टीचर का फीडबैक देते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में भी जो है कई जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि बच्चों से है वो टीचर के बारे में फीडबैक लिया जाता है। नेक्स्ट है, जो अध्ययन विषय, आयु वर्ग, कक्षा का स्तर, कक्षा में जो छात्र संख्या, छात्र छात्रा से, ये सभी जो घटक होते हैं फैक्टर, ये अध्यापक के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए हैं कि चाहे वो आयु वर्ग हो या कक्षा का स्तर हो, छात्रों की संख्या हो या छात्र छात्राएं, ये जितने भी फैक्टर होते हैं ये इवैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा अगर स्टूडेंट होंगे तो इवैल्यूएशन अच्छे से टीचर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, जो स्मिथ हैं 1992 में उन्होंने छात्रों के द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन और प्रभावशाली शोध किया था। एक रिसर्च इन्होंने इस पर की थी, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डाला। जो फ्रैंकलिन है उन्होंने कक्षा के आकार पर शोध किया था कि कक्षा का आकार किस प्रकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर थे। तो ये सारा का सारा जो है टॉपिक इस प्रकार से ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते ही रहिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास अभी के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट।